मेरे पिता पिछले 20 सालों से सऊदी अरब में कम समय बिताते थे। वे हर साल 1 महीने के लिए भारत आते थे। मैंने अक्सर अपनी माँ से ये शिकायत सुनी थी कि मैंने अपने शादीशुदा जीवन के 15 महीने तुम्हारे पिता के साथ बिताए हैं। अगर आप इस बारे में सोचें तो ये साल मृत वर्षों में भी नहीं गिने जाते। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल एक आदमी को महीनों तक दिए और मुझे कुछ नहीं मिला। मेरी माँ मुझे उठाते समय ऐसी ऐसी दुख भरी बातें कहती थी। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? मुझे नहीं पता था कि अचानक उन्हें क्या हो गया। इससे पहले मैंने उनके मुंह से ऐसी कोई शिकायत कभी नहीं सुनी थी। फिर एक रात जब बाबा का फोन आया तो मैं उनसे बात करते करते फूट फूट कर रो रही थी। वो लगातार शिकायत करते रहे। मैंने सुना बाबा माँ से कह रहे थे कि तुमने मेरा जीवन निरर्थक कर दिया है। मैं शादी के बाद कोई सुख नहीं जी सकी। मेरे पति हमेशा इधर उधर आते रहेंगे तो मैं उनके साथ सब कुछ एंजॉय करूंगी, पर जब तुम आते हो तब भी इतनी अव्यवस्था होती है। मुझे बेचैनी होती है कि हम आपस में ठीक से बात भी नहीं करते। तुमने ऐसा क्यों किया? एक लड़के का जीवन खराब कर दिया। जब तुम मुझे अपने साथ नहीं रख सकते तो मुझसे शादी क्यों की? मेरा दिल माँ के लिए तरसने लगा। पहले मैं समझ नहीं पाती थी। अब आपकी उम्र हो गई है, इसलिए मुझे सब अच्छे से समझ आ गया। मैं ऐसे ही बातें करती रही और फिर खाने लगी कि आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। बस यही चाहती हूँ कि आप मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखना। ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे लोगों से डरने लगें। उन्हें अपना प्यार और अपना साथ दीजिए। मैं ऐसे ही बात कर रही थी और उसके बाद फोन बंद हो गया। हम दोनों बहनें बहुत प्यार करती थीं। हम साथ में खाना खाने लगे, लेकिन मुझे लगा कि मैथ ठीक से खाना नहीं खा रही है। मुझे लगा कि वो उदास है, शायद इसीलिए इतनी चुप है। मैंने पूछा, माँ, तुम्हें क्या हुआ? फिर मैंने हाथ से इशारा किया और हल्का फुल्का खाना खाने लगी। हल्का सा दर्द है। मैं चिंतित हो गई और बोली, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। माँ हंसी और बोली, भगवान का शुक्र है कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि वह मुझे डॉक्टर के पास ले जा सकती है। लेकिन मेरी बेटी, मैं अभी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। मुझे उम्मीद है कि जब मैं सुबह उठूंगी तो पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी। मैं अपनी माँ की बात मान लेता हूँ, पर मुझे क्या पता था कि सुबह नहीं उठेगी। हम तो अपने हैं। साथ में धोखा करते हुए कि जब मैं और प्रज्ञा सुबह उठे तो हमने पाया कि माँ सो रही है। ये एक अजीब बात थी। माँ हमेशा हमसे पहले उठ जाती थी। मुझे लगा कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं सो रहा हूँ। पर तभी मेरे दिल को अजीब सा एहसास होने लगा। दिल घबराने लगा। इसीलिए मैं माँ के पास जाकर बैठ गया और धीरे धीरे उन्हें जगाने लगा। मैंने कहा, माँ उठो, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं भगती हुई जाती के पास गया और उनसे कहा कि मेरी माँ नहीं उठ रही है। दादी ने खाना शुरू कर दिया है। मुझे खुद बहुत भूख लग रही है। तुम्हारी माँ ने मुझे अभी तक नाश्ता नहीं दिया है। भैया, इस उम्र में अब मैं डर के मारे उठ जाऊंगा। कौन जाकर उन्हें नाश्ता देगा? मुझे उठाओ और बताओ कि जब तुम मुझे नाश्ता बना रहे थे तो मैं फिर से अपनी माँ के पास आ गया। मेरी माँ मेरी दादी से बहुत डरती थी। वह मेरी दादी की हर बात मानने को तैयार रहती थी। 1-2 बार मेरी दादी ने माँ को पीटा भी था। मुझे ये सब पसंद नहीं था। इसलिए मैंने दादी से पूछने का फैसला किया कि तुमने मेरी माँ को क्यों मारा? तब दादी ने खाना शुरू किया कि जिन महिलाओं का पेट बाहर होता है उन्हें टाइट रखना पड़ता है, नहीं तो वे हाथ से निकल जाएंगी। दादी ने क्या कहा मुझे समझ नहीं आया। जब मैंने आकर उनसे मतलब पूछा तो वो खाने लगे कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो सब समझ जाओगे गोगी। अभी के लिए बस इतना जान लो कि तुमने खुद कहा है कि मेरी बेटियों और पत्नी का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। अभी मैंने कहा, माँ, और दादी बहुत गुस्सा हो गई। मैं उठकर उनके लिए नाश्ता बनाने लगी। मगरमच्छ नहीं उठ रहा था। अब मेरे दिल में कुछ होने लगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जब मैंने माँ का हाथ छुआ तो वो बर्फ में बदल चुका था। मैं समझ गई कि माँ हमें अकेला छोड़कर चली गई है। देखा कि एक चीज मेरी है और मैं बेहोश हो गई। शायद मैंने देखा कि मेरी माँ तैयार हो चुकी थी
और अब अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मेरा दिल फट रहा था। हमेशा हमारे साथ रहने वाली महिला हमें छोड़कर जा रही थी। मेरी छोटी बहन भी रो रही थी। जब मैंने प्रज्ञा को देखा तो मुझे लगा कि वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई है। सच तो ये था कि हम दोनों किसी बहाने से बिल्कुल अकेले रह गए थे। मैं प्रज्ञा के पास गई और उसके सिर पर हाथ रखकर बड़ी बहन होने का सबूत दिया। प्रज्ञा ने जब मेरी तरफ देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगी और मुझसे लिपट गई। बोली, दीदी ये बहुत मुश्किल वक्त है, ये बहुत मुश्किल वक्त है। एक वक्त था और इस वक्त में आप मुझे ऐसे छोड़कर चली गई हो। आप मेरी अपनी हो और मैं सूनी आंखों से सब कुछ देख रही हूँ और सह रही हूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा दीदी। मुझे अपनी बहन के बारे में सुनकर बहुत दुख हो रहा है। खैर, दादी भी एक कोने में बैठकर रो रही थी। माँ की शवयात्रा को थोड़ा डर के मारे हिलाया गया क्योंकि हमें बताया गया था कि बाबा माँ की शवयात्रा में साथ देने आ रहे हैं। जब मैंने सुना तो मन थोड़ा उदास हो गया। चयन तो हो गया पर फिर नींद आने लगी। आखिर क्या होता है? इंसान की कीमत होती है। जब कोई व्यक्ति जीवित होता है और अपने रिश्तेदारों को पुकारता है तब कोई उसके पास नहीं आता, लेकिन जब वह मर जाता है तो उसके लिए सब कुछ करने वाले लोग ही अंतिम दर्शन पाते हैं। शाम तक बाबा आ गए और फिर माँ की शवयात्रा निकल गई। मैं घर के एक कोने में चुपचाप रोटी खा रहा था। हमारे घर में बहुत से मेहमान आए थे, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया ही उजड़ गई हो। हाँ, दुनिया वीरान हो गई है। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। कब्रिस्तान में मेरे चाचा का अंतिम संस्कार करने के बाद बाबा हम दोनों बहनों के पास आकर बैठे, हमारे माथे पर हाथ रखा और कहा, मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल समय है, इसलिए हमने ऐसा किया है। मैंने कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे पता है कि तुम दोनों का दिल दुख से भरा हुआ है, मेरी बेटियों। मैं जानता हूँ कि यह आप दोनों के लिए बहुत मुश्किल समय है, लेकिन कृपया हमारा हौसला बढ़ाएं और धैर्य रखें। बाबा को हमारे पास आए 1 महीना हो गया था। वे खुद तो दुख में रहते थे, लेकिन हमारे दुख को भूलने की कोशिश करते थे। वे चुपचाप हमारा न्याय करते थे। वे माँ की डायरी पढ़ते थे और उनकी तस्वीर देखकर खुशी से रहते थे। एक दिन मैं बाबा के पास जाकर बैठ गई और बोली, माँ अक्सर कहती थी कि तुम्हारे बाबा मुझे समय नहीं देते। बाबा, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अगर मैं उन्हें समय देती तो घर का राशन कैसे चलता? तुम्हारी पढ़ाई का क्या होता, माँ? दवाइयों का खर्च कहाँ से चलता? मजबूरी में ही कोई कुछ करता है, वरना मेरा दिल क्यों चाहता था कि मैं सुंदर बेटियों को छोड़कर प्रदेश चली जाऊं। मेरी प्यारी बच्ची, जिसका जीवन इंतजार में ही बीत जाता है, मैं उसे छोड़ना तो चाहती थी, पर इंसान हूँ। मुझे सिर हिलाना पड़ा। खैर, अब जब गुर्जर को गए 2 महीने हो चुके थे, बाबा को सऊदी से लगातार फोन आने लगे थे। शादी के बाद बाबा एक बार फिर 2 महीने भी भारत में नहीं रहे। अब जब माँ मर गई, जब वह गया तो वापस जाने का मन नहीं कर रहा था। शायद वह अपनी माँ की कब्र के पास रहना चाहता था। जब बाबा को भारत में 3रा महीना लगा तो दादी ने बाबा से कहा, बेटा मैं मानती हूँ कि तुम्हारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इंसानियत के नाते कुछ भी अच्छा नहीं लगता, पर इतना बताओ कि जिसे जाना था वह चला गया। अब यहाँ बैठकर क्या करोगे? तुम्हारी बेटी अभी पढ़ रही है, उसका खर्च उठाना तुम्हारा फर्ज है, इसलिए मुझे अब वापस चले जाना चाहिए। बाबा बोले, मैया अगर मैं चला जाऊंगा तो अपने बछड़े को किसके पास छोड़ूंगा? पालने वाली माँ तो चली गई, दादी ने खाना शुरू कर दिया, इसलिए मैं तुम्हारे बछड़े का पालन नहीं करूंगा। कैसी अच्छी बातें करती हो। पर बाबा कुछ नहीं बोले। कुछ दिन बाद फिर वही बात हुई। बताया गया कि दादी बाबा से कह रही थी कि तुम अपने बच्चों को मेरे पास छोड़कर सऊदी वापस चले जाओ। तब बाबा कहने लगे कि तुम्हें जरूर किसी सहारे की जरूरत है। अब तुम बूढ़े हो गए हो, मैं अपने बछड़े को तुम्हारे पास नहीं छोड़ सकता। अगर मैं तुम्हें छोड़ देता तो दादी तुम्हारी पत्नी को खाना शुरू कर देती। वह बहुत शर्मीली और दुखी थी। मैंने आज तक उसमें कोई बुरा व्यवहार नहीं देखा। उसका पति राज्य में था, लेकिन उसने कभी भी तुम्हारे पक्ष में कोई गलती नहीं की थी।
जैसे उसने खुद अपनी बेटियों के साथ भी ऐसा ही किया है। मुझे उनकी रक्षा नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि वे खुद ही अपनी रक्षा करेंगी। लेकिन अगर फिर भी तुम्हारा दिल नहीं मानता कि तुम उन्हें मेरे पास छोड़ दो, तो ऐसा करो कि तुम अपनी बेटियों को उनके चाचा के घर छोड़ दो, ताकि मैं उनकी भी अच्छी तरह से देखभाल कर सकूं। तब बाबा सोचने लगे कि नहीं, मेरे भाई का बेटा जवान है, मैं अपने बच्चों को उनके घर नहीं छोड़ सकता। दादी ने उसकी माँ को मारा था। वो सोचने लगे कि तुम अपनी पत्नी की मौत के बाद बिल्कुल पागल हो गए हो। उसके चाचा बेटे उनके लिए पराये नहीं होते। मैं भी उनका भाई जैसा हूँ। उनके घर में रहने से कौन सी कयामत आ जाएगी। बाबा माँ को खाने लगे। मेरे बच्चे ने मुझसे जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी पत्नी ने मुझसे कभी नहीं मांगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि मेरे बछड़े का ख्याल रखना। अगर मैं मर भी जाऊं तो उसे किसी के भरोसे मत छोड़ना। मैं अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगा। बाबा की बात सुनकर दादी ने खाना शुरू कर दिया। बताओ अब क्या? क्या सारी जिंदगी 4-5 नौकरियां करते रहोगे? कुछ कमाओगे नहीं? अब घर में रोज यही सब होने लगा। दादी बाबा को काम पर वापस जाने के लिए कहती थी, जबकि बाबा हम लोगों की वजह से परेशान था। आखिरकार 3 महीने की बहस के बाद बाबा मान गए। तय हुआ कि वो मुझे और प्रज्ञा को अपने साथ सऊदी ले जाएंगे। अब बाबा को लगने लगा कि कम से कम मेरे बच्चे तो वहां मेरे साथ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। इसलिए उन्होंने भी कोई आपत्ति नहीं जताई थी। सोचने लगे कि ठीक है, तुम्हारी बेटियां उनके लिए वहां हैं। जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं तुम्हारे छोटे भाई के घर जाकर पहन लूंगी। लेकिन बीवी की बीमारी के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना। बाबाजी कंपनी में कम काम करते थे। वहां उन्होंने हमारी जीत के लिए बोला था। बाबा का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। अब मैं सऊदी में हूँ। सब उन्हें सम्मान की नज़र से देखते थे। इसीलिए मैं किसी भी कीमत पर बाबा को वापस बुलाना चाहता था। महेश, कुछ ही हफ्तों में हम दोनों बहनों के वीज़ा बन गए और अब मजबूरी थी कि हमें बाबा के साथ जाना था। सच बताओ तो मेरा और प्रज्ञा का दिल बाबा के साथ नहीं रहना चाहता था। यहाँ हमारी माँ की कब्र थी। हम अपनी खबरों के करीब रहना चाहते थे और फिर स्कूल में हमारे यहाँ कई दोस्त थे। सऊदी अब हमारे लिए बिल्कुल अनजान देश था। वहाँ नई जिंदगी थी। हमारे लिए शुरुआत करना मुश्किल हो सकता था। पापा ने हमें दिलासा दिया था कि मैं तुम दोनों बहनों को हमेशा के लिए वहां नहीं ले जा रहा हूँ। मैं बस तुम दोनों की शादी के लिए समाज को इकट्ठा करने जा रहा हूँ। उसके बाद हम वापस इंडिया आकर शिफ्ट हो जाएंगे। मुझे करना ही था उनके साथ जाना। मन बहुत दुखी था। नया देश था, कोई पहचान नहीं थी। बाबा सुबह जल्दी काम पर चले जाते थे और शाम को लौटते थे। तब तक मैं और प्रज्ञा दोनों कपड़े पहन रहे होते थे। माँ को याद आया। हम रोटी मक्खन कमाते थे और हमारी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। जब पिताजी ने ये सब देखा तो वे डर गए। अब हमारी देखभाल के लिए उन्होंने छुट्टी तो ले ली और अपनी सहेली को भी बता दिया कि जय अपने बच्चों के साथ हमारे घर आया हुआ है। पापा के भारत से कई दोस्त भी यहाँ आए हुए थे और अब हमारे घर में हर रोज कोई न कोई बाबा का दोस्त ए जय कहता था। मेरी बेटी और उनकी बेटियां भी उनके साथ थी। मैं और प्रज्ञा प्यार में थे। एक दिन बाबा के साथ उसका सऊदी दोस्त आया था। मैंने उसके लिए चाय बनाई और उसके पास ले गया। वो बहुत खुश हुआ और चाय पीने लगा और बाबा से कहा कि आपकी बेटियां बहुत अच्छी है। उसने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे 500 रियाल दिए और खाने लगा और कहा कि ये तुम्हारा इनाम है। तुमने इतनी अच्छी चाय बनाई है। ये सुनकर प्रज्ञा खाना खाने लगी। अंकल, आप मुझे कुछ नहीं देंगे? अरबी अंकल हंसने लगे। मैंने भी प्रज्ञा को 500 रियल दे दिए थे और खाना शुरू कर दिया था। मैं अपनी छोटी बेटी को कैसे अनदेखा कर सकता हूँ? फिर जब वो चले गए तो मैंने बाबा से कहा कि वह मुझे शॉपिंग के लिए ले चलें। बाबा कहने लगे कि अगर तुम्हें कुछ खरीदना था तो पहले ही दे देते, उन पैसों का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा, बाबा 3 महीने में लौटा दोगे। मैं भी यही सोच रहा था, पता नहीं कहानी क्या है, तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं, इसीलिए मैंने तुमसे अपनी जरूरी चीजें नहीं मांगी। बाबा खाना खाने लगे। ठीक है, मैं कम से कम कल छुट्टी ले लूंगा, फिर तुम दोनों बहनों को बाजार ले चलूंगा।
और यहाँ का बाजार देखूंगा। तुम बहन चली जाओगी, इस बहाने से हम दोनों खुश हो गए। अगले दिन बाबा कम नहीं गए। वे मुझे और प्रज्ञा को अपने साथ बाजार ले गए। हम दोनों बहनों ने मिलकर ढेर सारी साड़ियों की खरीदारी की। फिर प्रज्ञा ने खाना शुरू किया। बाबा, मैं भी आपको खाने चली गई। अगर मुझे जगह पर डेट मिल जाए तो पता नहीं आज क्या खरीदना है। मैं हस्ती पर हूँ। बाबा मुझे खाने लगे कि मैं सामने वाले एरिया में बैठी हूँ। तुम यहाँ आओ। बाबा और प्रज्ञा चले गए, जबकि मैं कुछ जरूरी सामान खरीदने लगी जो मुझे चाहिए। बाबा, उनके सामने ले जाने की ताकत नहीं थी। फिर उनकी मौत के बाद मेरी शॉपिंग भी जल्दी पूरी हो गई और फिर मैं उनके पीछे चलने लगा, पर बाबा और प्रज्ञा की कहानी भी नहीं देख पा रहा था। दिल घबराने लगा और ऊपर से मैं लेटा लेटा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। मैं पागलों की तरह इधर उधर भटक रहा था, लेकिन न तो बाबा और न ही प्रज्ञा वहां थे। मैं प्रार्थना करने लगा कि भगवान मेरी मदद करें, लेकिन आज भी मदद नहीं मिल रही थी। कुछ डर के बाद किसी ने मुझे नाम से पुकारा। मैंने पीछे देखा तो वही अरबी अंकल थे जो कल हमारे घर आए थे। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। मैंने कहा, अंकल, आप मेरे पापा को फोन करके पूछ लो। वो कहाँ है? मुझे तो वो मिल नहीं रहे। अब अंकल ने नंबर मिलाया तो वो अरबी में बोले जो मुझे समझ नहीं आया। फिर जब फोन स्विच ऑफ हुआ तो वो मुझे इंग्लिश में कहने लगे कि तुम्हारे बाबा और प्रज्ञा हमारे घर पर मौजूद है, तो चलो मेरे साथ, मैं बात करता हूँ। सुनकर हैरान था कि बाबा मुझे कैसे छोड़ सकते हैं। फिर ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ कि मुझे पापा के दोस्त मिल गए थे, नहीं तो आज मैं यहाँ से निकलकर अरबी चाचा के साथ उनके घर चला जाता, जहाँ मैं आराम कर सकता था और आराम कर सकता था। सुख सुविधा की हर चीज उपलब्ध थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें पहले ही यहाँ से शाम तक के लिए निकाल चुके हैं और लेने आएंगे। फिर तुम यहीं खाना पीना और मौज करना। इतना कुछ करने के बाद उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जब उन्होंने अरबी की नौकरानी से मेरा ख्याल रखने को कहा, ऐसा लग रहा था कि मैं खुश हूँ, इधर उधर जा रहा हूँ, लेकिन अंशे में था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरा दिल डूबने लगा। रात को जब अरबी वापस आई तो मैंने कहा कि मेरे बाबा के पास जाना है। उसने अरबी में मुझसे कहा कि मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। मेरा हाथ पकड़कर मुझे सोफे पर बैठने को कहा। तुम्हारे पिता 3 महीने से भारत गए हुए हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं। मैंने जल्दी से सिर हिलाया और कहा कि हाँ, मुझे इस बारे में पता है। फिर मैं सोचने लगी कि तुम्हारे पिता ने मुझसे कुछ पैसे मांगे थे। मैंने बदले में उन्हें दे दिए और कहा कि तुम 1 साल बाद मुझे लौटा दोगे। लेकिन तुम्हारे पिता सोचने लगे कि मैं पैसे नहीं लौटा पाऊंगी। इसके बजाय उन्होंने कहा, तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। मैं उस आदमी की बातें सुनकर हैरान रह गई और कांपने लगी। मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बाबा, आप इस तरह बात नहीं कर सकते। मैं सिर्फ 13 साल का हूँ, अरबी खाना चाहता हूँ। मैंने सोचा, ठीक है, आपकी मर्जी, आपको जो ठीक लगे वो करें, लेकिन अब मैं आपको यहाँ से मरने नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने आपका ख्याल रखा है, मेरा नहीं। मैंने सिर हिलाया और कहा, दुनिया इधर उधर हो जाए शक्ति, लेकिन मेरे पिता ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उस आदमी ने उसे कंधा दिया और खाने लगा और बोला, इस शोहरत में रहना है तो रहो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। इतना करने के बाद मैं 3 दिन ऐसे ही चला गया। चौथे दिन गुर्जर चला गया। वो आदमी मेरे पास आया और खाने लगा और बोला, शादी की तैयारी करो। मैं शादी के लिए तैयार हूँ, अभी शादी करेंगे। मैंने कहा, शादी नहीं करेंगे, मुझे यकीन है पापा मुझे ढूंढ लेंगे, तब वो तुमसे निपट लेंगे। मैंने अरबी खाने लगा और पूछा, किस किस को चुमोगे? तुम इस दुनिया में रह रहे हो, अभी तक का एहसास ही नहीं हुआ कि तुम्हारे अपने ही तुम्हें अलग कर चुके हैं। जरा सोचो, तुम्हारे बाबा बाजार कहाँ गए थे? फिर मुझे ढूंढते रहे पर नहीं मिले, और फिर अचानक मैं वहाँ कैसे? अरे साहब, ये तो तुम्हारा ही विमान था। मैं तुमसे आंख नहीं मिला पाई। कैसे बताओ कि उसने तुम्हारे साथ दखलंदाजी की है? मैंने कहा, शक्ति, तुमसे शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी साल की हूँ। मेरी बात सुनकर वो 3 अन्य महिलाओं को भी अपने साथ ले गए। वो उसे मेरे सामने ले आया और फिर बोला कि ये तीनों मेरी पत्नियां हैं। जब वो तुमसे छोटी थी तब उसका समय आ गया था। ज्यादा नखरे मत करो
और तैयार रहो। उसने अपनी पत्नी से जो भी कहा कि तुम इस लड़की को तैयार करो, जैसे मौलवी साहब ही आएंगे, मुझे शादी करनी है। तीनों औरतें मुझे तैयार करने लगी। मैं रोटी खाने जा रहा था और खाने लगा। कह रहा था कि चलो मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, मेरे साथी में ताकत नहीं होगी। लेकिन वो इसे खाने लगा। अगर हमें पता चल गया तो, अगर तुमने ऐसा किया तो हमारे परिणाम होंगे बहुत बड़ा होगा। वो तुम्हें ढूंढकर मार देंगे, पर हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। इसीलिए हमें कम से कम वो करने दो जो हमें करने को कहा गया है। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो खुद को तैयार कर लो, तुम्हें भी आराम रहेगा, और हम भी रहने दो और शादी कर लो। ये सुनते ही मैं कांपने लगा, और फिर शादी की तैयारियां पूरी हुई और मेरी शादी अरबी से हो गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि तुम मुझे इसी वजह से भारत से सऊदी अरब ले जा रहे हो। मुझे लगा था कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। बस यही एक चीज थी जिसने मुझे रोक रखा था। अब मुझे खुद से नफरत होने लगी थी। काश मेरी माँ जिंदा होती। मैं कभी नहीं आता, पर ऐसा समय कभी नहीं आया। अब मुझे चिंता थी कि क्या मेरी छोटी बहन प्यार करेगी। मेरे साथ क्या करोगे? शायद उसे पैसे के लालच में सबसे बढ़िया दे दोगे, और फिर वो इंडिया जाकर मेरी बेटियों की शादी करवा देगा और ऐश्वर्या खुद वहां रहेगी। मैं रोटी के लाले पड़ रहा था। दिल बहुत घबरा रहा था। मैं अपने बारे में सोच रहा था। मैंने अपनी माँ को खड़ा किया और उनसे हवा की शिकायत करने लगा। मैं चाहता था कि मेरा बेटा मेरे सामने आए और मैं उसे कमर से पकड़कर पूछूं कि ऐसा क्या होता है। क्या माँ के मर जाने पर बेटियों का ख्याल रखना उसका फर्ज है? खैर, वो मेरी हमसफर बन चुकी थी और मैंने उसे एक अरब आदमी के कमरे में बैठना। मैं छोटा था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे लिए ऐसा समय आएगा। लेकिन मेरा साथी मुझे एक बड़े आदमी के साथ बैठा देगा। मुझे नहीं पता कि वो मेरे साथ कैसा व्यवहार करने वाला था। हम रात में धीरे धीरे गुजराती जा रहे थे और फिर अचानक कमरे का दरवाजा खुला। मेरा दिल फटने को था, लेकिन जब मैंने सामने देखा तो मैं हैरान रह गया। अरब आदमी की जगह वो वहां था। मेरी 3 बेटियां थीं और मैंने कहा, आप लोग यहाँ कैसे आए? सबसे बड़ी महिला ने खाना शुरू कर दिया। क्या आपको पता है, जब मैं केवल 12 वर्ष की थी तो इस आदमी ने मेरी शादी कर दी। उसने मुझसे कहा कि उसने आपके घर में पेश दिया था, हालांकि ये असंभव था। फिर दूसरी ने भी कहा कि इसके बाद भी अरब व्यक्ति ने यही बात कही थी कि मुझे हस्तक्षेप किया गया है, और फिर तीसरी ने भी यही बात कही थी। हमने मेरे पति की बात तो मान ली, पर उन तीनों के दिल में अक्सर यही ख्याल आता था कि हमारे तुमने तो ऐसा नहीं सोचा था, वो हमें कैसे भेज सकते हैं? हमने पूरी जिंदगी खुद से नफरत करते हुए बिता दी, पर हमें ये नहीं बताया कि हमारे खुद ने ही हमें बेचा है, बल्कि हमारा अपहरण किया है, और हमारे घर वालों को ये बात पता है। हमें तो ये भी नहीं पता था कि उनकी बेटियां कहाँ हैं और किस हालत में हैं। जब हमें पता चला कि अपराधी हमारे माता पिता नहीं बल्कि ये आदमी है, अब इसने तुमसे भी कहा है कि तुम्हारे ही अपने ने पैसों के लालच में तुम्हें अंदर आने दिया है। ये सब चौथा है। सब कुछ पुराना लगता है। उसने हमारे साथ जो किया, उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। लेकिन आज जब हमने तुम्हें गोली लगते देखा तो हम चिंतित हो गए। अब वो कहानी जो हमारे साथ दोहराई गई थी, हम आपके साथ नहीं हैं, वो आप है। हम ऐसा होने दे सकते हैं, ये नामुमकिन है। फिर हम बहुत तकलीफ से गुजरे हैं। हम इसमें आपको भी देखते हैं। इसीलिए हमने हिम्मत जुटाई और ऊपर बताए गए व्यक्ति का नाम लेकर पुलिस को बुलाया। हमने पुलिस से उस अरबी आदमी की शिकायत की। ये सच है कि अरबी वो बहुत बड़े उसूलों और ताकत वाला इंसान है। हमें डर था कि कहीं वो गिरफ्तार न हो जाए, पर यहाँ का कानून भी बहुत सख्त है। उन्होंने उसे पकड़ लिया और ले गए। अब हम चारों आज़ाद हैं, जहाँ चाहे जा सकते हैं। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने जल्दी से बाबा का नंबर मिलाया और वो मुझे लेने आ गए। मैंने उन्हें अरबी के बारे में बताया तो वो भागने लगे और भोले को धन्यवाद दिया कि वो मुझसे पूछते रहे। फिर बाबा ने उन तीनों महिलाओं को भी धन्यवाद दिया। मैंने खाना शुरू कर दिया। हम आपकी बेटी के आभारी हैं, गुर्जर। इसकी वजह से पिताजी ने कोर्ट में आदेश दायर करके मुझे तलाक दे दिया था और अब मैं सामान्य शांतिपूर्ण जीवन जी रही हूँ। दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।